ये ब्रेक के बाद आप सबों का स्वागत है ना। ईबीसीएल और द ईसीएल के अंदर अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और अगर आपको मालूम हो तो फेमा पे इस बार एक अलग से स्पेशल बुक है ना। आप देख रहे हैं ये पूरी बुक किसके ऊपर डिवोटेड, एग्जैक्टली फेमा के ऊपर है ना। तो पहले क्या होता था कि एक दिन में ही, इसको फिल नहीं किया तुमने, पकड़े गए तुम, एक दिन में ही संडे की एक लॉन्ग ड्यूरेशन क्लास चलती थी सुबह 7 बजे से 5-6 ऐसे करके, तो उसमें फेमा हो जाता था। लेकिन फेमा का चूंकि कोर्स अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स निकालो तो फेमा स्पेशली कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का तो सिर्फ फेमा ही है। ये लिखा हुआ है, देखो तो 40 मार्क्स लिखा हुआ है, 40 मार्क्स है ना। आईसीएसआई वाले में देखोगे तो 40 मार्क्स का सिर्फ फेमा है। इसका मतलब ये जो बुक है ये 40 मार्क्स का है, तो ये अच्छा है। पूरे बुक को याद करके 40 मार्क्स हो गए आपके, 65 मार्क्स का है ये। बताओ यार इससे अच्छा क्या हो सकता है। 65 मार्क्स का तो अकेले यही है, ठीक है। तो सुनिए नहीं, ओल्ड कोर्स वालों के लिए नहीं। हाँ जी, ईसीएल वाले बच्चे बैठे हुए ना इसमें, ईसीएल इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ वाले, ठीक है। सुनो, तो फेमा बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। अब ये अलग बात है कि छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है, ठीक भी है। एक दिन में कभी कभी हो सकता है थोड़ा सा ये बोरिंग सा लगता है, पर अब नहीं लगेगा। अब तो छोटे छोटे पार्ट में बट गया, तो आपको खूब अच्छे से समझ में आएगा और आना भी चाहिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट को पास कराने में तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल फेमा का ही रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं फेमा के बारे में पढ़ना। आज जो हमारा है, क्या पूरा फेमा पढ़ जाएंगे कि फेमा का इंट्रो है ओनली आज? फेमा का इंट्रो मतलब फेमा नाम का जो कानून है, एक्ट है, उसका इंट्रो पढ़ेंगे हम, है ना। तो चलिए जल्दी से बताइए क्या क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पढ़ना एग्जैक्टली फेमा, है ना। फेमा के अंदर क्या क्या अथॉरिटीज आ रही है? मेन अथॉरिटी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिर कौन? आरबीआई। उसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, है ना, ईडी। अब ये सबका नाम सुना होगा, है ना, ईडी। ठीक है, चलिए सबसे पहले भारत में हुआ करता था एक लॉ जिसका क्या नाम था? फेरा। 1973 फेरा को 1999 में खत्म करके उसके जगह पे क्या लाया गया? फेमा, है ना। अब फेरा को क्यों खत्म किया गया, उसके जगह पे फेमा क्यों लाया गया, इसके बारे में हम बात करेंगे। बाकी सबसे पहले देखते हैं कि फेमा का क्या ऑब्जेक्टिव है ना। देखो लिखा ना, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। देखिए भारत में जितने भी फॉरेन एक्सचेंज है ना, जितना भी एग्जैक्टली फॉरेन एक्सचेंज, उसको मैनेज करना किसका ऑब्जेक्टिव? एग्जैक्टली फेमा का। अब बात यह आती है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। सुनो, फॉरेन एक्सचेंज का भी डेफिनेशन आएगा, बस तुम इतना समझो कि फॉरेन करेंसी इज वन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। मतलब फॉरेन एक्सचेंज वाइडर टर्म है, उसी के अंदर क्या आता है? फॉरेन करेंसी। और फॉरेन करेंसी तो तुम सब जानते हो, है ना। देखिए अब बात आती है कि सर फॉरेन करेंसी को मैनेज करना क्यों जरूरी है। जैसे मान लीजिए फॉरेन करेंसी लिख देता हूं, फॉरेन एक्सचेंज थोड़ा वाइडर है, फॉरेन करेंसी समझो। बचपन में तुम लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा था और उसमें बताया गया था कि ऐसी कंट्रीज ज्यादा अच्छी होती हैं जिनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ज्यादा से ज्यादा हो। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाना। मतलब हर कंट्री का अपना एक, समझिए, एक अकाउंट होता है जिसमें वो जितने भी फॉरेन एक्सचेंज उनके पास होते हैं उनको वो रखते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये अकाउंट जितना ज्यादा बड़ा होगा, जितना भरा हुआ होगा, आप उतना इंटरनेशनल बिजनेस कर पाएंगे। आप समझो इस बात को। अब देखिए जैसे आप अमेरिकन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और अमेरिका से कोई सामान आना है भारत में, तो अमेरिकन कंपनी तो डॉलर में लेगी ना एग्जैक्टली पेमेंट। क्या इंडिया में डॉलर चलता है क्या? ना। तो आपको पहले सरकार के पास जाना पड़ेगा, सरकार आपसे इंडियन रुपीज लेगी और उसको कन्वर्ट करेगी किस में? डॉलर में। पर वो कन्वर्ट तो तब करेगी जब उसके पास डॉलर हो, लेकिन सरकार के पास ही डॉलर नहीं है, तो क्या वो कन्वर्ट कर पाएगी क्या? जब वो कन्वर्ट कर नहीं पाएगी तो तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? सिर्फ इंडियन रुपीस, और इंडियन रुपीस तो चलेगा ही नहीं अमेरिका में। तो क्या तुम अमेरिकन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे या अमेरिका से कोई सामान खरीद पाओगे या कोई रॉ मटेरियल खरीद पाओगे क्या? नहीं।
तो सुनिए, इसका मतलब हमारे कंट्री के लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का ज्यादा से ज्यादा बड़ा होना जरूरी है। जितना ज्यादा हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा उतना ही हम क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, क्रॉस बॉर्डर बिजनेस कर पाएंगे, इंटरनेशनल बिजनेस कर पाएंगे। और ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, कंपटीशन पूरे वर्ल्ड से मिल रहा है। अब मालूम चला कि करेंसी ना होने की वजह से अगर आप कंपटीशन में पीछे रह गए तो आपका देश बर्बाद हो जाएगा, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो, अब बात आता है कि सर ये जो फॉरेन एक्सचेंज नाम का अकाउंट है ये कैसे बढ़ेगा? तो दो ही तरीके से बढ़ता है। एक तो ज्यादा कमा के लाओ, मतलब ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज की क्या हो, कमाई हो, और कमाई होने के बाद जो आ जाए उसकी बर्बादी ना हो। नहीं समझे? अच्छा, कमाया और सब उड़ा दिया तो भी नहीं बचेगा। अच्छा, कमा के लाया लेकिन बेफिजूल का खर्च नहीं किया तो सेविंग्स बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? तो दो ऑब्जेक्टिव है, ज्यादा कमा के लाओ और बेफिजूल खर्च मत करो। इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट क्या होगा? ज्यादा कमाई हो और जो कमाई हो के आ जाए उसका बेफिजूल खर्च ना हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये दोनों चीज होने लगे तो कमाई भी खूब हो रहा है और बेफिजूल खर्च भी नहीं हो रहा है, तो एक्सचेंज मतलब रिजर्व बढ़ता जाएगा, और रिजर्व बढ़ता जाएगा तो फिर आपके यहाँ के देश के लोग ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड कर पाएंगे, इंटरनेशनल बिजनेस कर पाएंगे, ग्लोबलाइजेशन में हम आगे बढ़ पाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ? ठीक, तो फेमा का ऑब्जेक्टिव देखो, ये लिखा ना, टू कॉन्सोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज, मतलब फॉरेन एक्सचेंज से जुड़ा हुआ पत्ता भी हिलेगा तो कहां से हिलेगा? फेमा से। टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो। जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हम पैसा देंगे कि उनसे लेंगे? अच्छा, हम डॉलर देंगे कि डॉलर लेंगे? डॉलर लेंगे, और लेंगे तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा एक्सटर्नल ट्रेड कीजिए और ज्यादा से ज्यादा पेमेंट दीजिए या लाइए, वहां से लाइए। एंड टू प्रमोट द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। अच्छा, सेकेंड वाले पॉइंट में तुमने देखा, पैसा लाया और क्या बोला, आप जो पैसा ले आए हो उसका सही ढंग से क्या करो, मेंटेनेंस करो, उसका बेफिजूल खर्च मत करो। समझ में आया नहीं आया पहले बताओ? तो फेमा का दो ऑब्जेक्टिव, ऐसे तीन लिखा हुआ है पर मेजर दो, ज्यादा से ज्यादा एक्सटर्नल ट्रेड करके पेमेंट लाओ, और जो लेके आ गए उसको सही ढंग से मेंटेन करो, बेफिजूल खर्च मत करो। समझ में आया कि नहीं आया? बाकी फेमा क्या भारत के सारे पार्ट में लगता है, यहां नहीं चलता जम्मू एंड कश्मीर वाला कहानी, है ना, पूरे भारत में लगता है। समझ में आ गया? दूसरा, अच्छा सिर्फ भारत में लगेगा या भारत के बाहर भी लग जाएगा? अगर इंडियन कनेक्शन है तो भारत के बाहर भी लग जाएगा। अच्छा, इंडियन कंपनी का ब्रांच है भारत के बाहर तो उस पे भी लगेगा। तो इंडिया में तो लगेगा, इंडिया के बाहर भी लगेगा अगर इंडियन कनेक्शन है तो। समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ? याद रहेगा? चलिए जी, अब बात आती है कि सर कितना बढ़िया तो फेरा चल रहा था, तो फेमा क्यों ले आए? देखो, एक तो वर्ड होता है प्री लिबरलाइजेशन, पोस्ट लिबरलाइजेशन, बहुत बार बता चुका हूं। 1991 में क्या आया? लिबरलाइजेशन पॉलिसी। 1991 से पहले हमारा जानते हो इकोनॉमी कैसा था? कंट्रोल्ड इकोनॉमी। क्या था? कंट्रोल्ड इकोनॉमी। कंट्रोल इकोनॉमी में क्या होता था, एक तो 90% बिजनेस सरकार खुद करे, और जो 10% प्राइवेट सेक्टर करता भी था उसमें भी इतना लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट रख देता था जिस वजह से आप कहें ज्यादा कंट्रोल करेंगे किसी चीजों को तो उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। जैसे तुम ही लोग स्टूडेंट हो, मालूम चला कोचिंग छोड़ने में पिताजी आ रहे हैं, कोचिंग से ले जाने में पिताजी आ रहे हैं, आप रोड याद नहीं कर पाएंगे कि कौन सा रास्ता जाता है कोचिंग, आपको क्या पता? नहीं समझा आप, है ना? अभी इसी क्लास में अब देखिए, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा ना किसी का, अच्छा, सबके अपने अपने सिचुएशन होते हैं लाइफ के, है ना। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, क्लास में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, हरियाणा से आए हुए हैं, पंजाब से हैं, यूपी से है, बिहार से हैं, खुद आए दिल्ली, खुद रूम खोजा, खुद कोचिंग सेलेक्ट किया, खुद पढ़ाई कर रहा है। अब जानते हो इससे क्या होगा, वो एकदम पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। चूंकि गलत डिसीजन लेगा तो धोखा खाएगा तो धीरे धीरे सीखता जाएगा लाइफ में। लेकिन वही माता पिता की छाव में माम से माता पिता ही कोचिंग खोज के दे रहे हैं, है ना, कोचिंग खोज के वही दे रहे हैं, कोचिंग से लाने वही जा रहे हैं, पहुंचाने वही जा रहे हैं। तो देखिए, माता पिता का छाव एक न एक दिन तो छूटना है सबका, ये तो रूल ऑफ नेचर है, क्या कर सकते हैं इसमें। लेकिन अगर पहले से आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर उनके जाने के बाद उतनी दुख नहीं होगी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं आप तो फिर आपको बड़ी मुश्किल आने वाली है। तो समझिए, ज्यादा कंट्रोल करना भी ठीक नहीं, थोड़ा सा फ्रीडम भी देना चाहिए। फ्रीडम देने से क्या होता है, गलत डिसीजन लेगा तो ठोकर खाएगा तो सीखेगा। तो ऐसा ही इकोनॉमी के साथ हुआ।
अब इकोनॉमी में एक्चुअली क्या है ना, 1947 में हम आजाद तो हो गए पर डर गए। हम डरे हुए इकोनॉमी थे, कंट्रोल इकोनॉमी थे, क्योंकि देखो हमारे साथ हुआ भी तो ऐसा ही था। एक कंपनी आती है ईस्ट इंडिया नाम की, कंपनी सिर्फ आती है, लगता है बिजनेस करेगी, बिजनेस करते करते हर जगह फैल जाती है, फैल जाके हमें गुलामी बना लेती है। यही हुआ था ना। तो भारत सरकार किसी तरीके से, बेचारा महात्मा गांधी बहुत मेहनत करके हम लोगों को आजादी दिलाए, आजादी तो मिल गई, लेकिन हमारी सरकार सब डर गई। कहा पान का भी दुकान खोले ना, उसके बाद लगा ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी है, एक और पान का ब्रांच खोलेगा ये, फिर और पान का ब्रांच खोलेगा, धीरे धीरे पान खिला के हमें गुलाम बना लेगा। तो कंट्रोल मतलब हम वही दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पी रहा था, है ना। लेकिन अगर देखा जाए कहावत सही है, पर छाछ को फूक फूक के पीना ऐसे तो बेवकूफी है। नहीं समझ में आया? दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता, वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा होता है, पर होना तो नहीं चाहिए ना। आपको दूध और छाछ में डिफरेंस समझ में आना चाहिए ना, आना चाहिए। तो वही वाला बात है। देखो हाँ जी, कंट्रोल इकोनॉमी के होने की वजह से 1947 से 1991 कितने साल, भूकंप आ रहा है क्या? तो मिला रहे थे क्या इसको ऐसे? अच्छा, मुझे भूकंप लगा है ना। हाँ अच्छा, 44 इयर्स का डेवलपमेंट, ठीक। 1991 में जब भारत का उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, है ना, मनमोहन सिंह ने एक बहुत बड़ी बात कर दी। उनको लगा कि ऐसे काम नहीं चलने वाला है, इकोनॉमी को क्या करना पड़ेगा, लिबरलाइज। उन्होंने लिबरलाइज किया। लिबरलाइजेशन के बाद तुम देखो आज 2019 है, 1991 से 2019 कितना साल? 28। अरे यार बताओ जल्दी से। 28। इस 28 साल का इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इस 44 साल के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जमीन आसमान का अंतर नहीं है। उस 44 साल में उतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ जो इस 28 साल में हो गया। उसका कारण एक ही था, लिबरलाइजेशन, जो कब हुआ? 1991 में हुआ। अच्छा, सिर्फ आपके बोल देने से लिबरलाइज हो जाएगा कि कानून सबको भी चेंज करना पड़ेगा? इस समय प्री लिबरलाइजेशन जितने कानून बने, सब में सोच या थी सरकार की कंट्रोल, हर जगह लाइसेंस लाइसेंस लाइसेंस, ऐसे किया हुआ था। लेकिन जब हम लिबरलाइज हो गए तो लॉ चेंज करना पड़ेगा ना। तो फेरा इस समय का लॉ था, 1970 कब का? 1973। तो 1973 तो इसी के बीच में आ रहा। तो उस समय सरकार की सोच क्या थी? कंट्रोल। तो उस समय लॉ भी कैसा बन गया था? कंट्रोल जैसा। लेकिन जब 1991 में चेंज हुआ सोच कि नहीं लिबरलाइज करेंगे, तो फेरा जैसे कानून को चेंज करने की जरूरत पड़ी और फिर उसके जगह पे क्या लाया गया? फेमा। अब देखो इसके नाम में ही ना कंट्रोल वर्ड नहीं है। अब जैसे बताता हूं, तुम देखो फेरा की अगर बात करोगे तो उसके साथ लगा हुआ है आर, रेगुलेशन, मैं तुम्हें रेगुलेट करूंगा, ये थोड़ा नेगेटिव वर्ड है। मैं तुम्हें मैनेज करूंगा, ये थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड है। ऐसा तो लग नहीं रहा था, आपके बोलने से लग रहा है बस है ना। मैनेजमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड होता है, रेगुलेशन थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड होता है। और भी बहुत सारे चेंजेस जो है फेरा और फेमा में बहुत डिफरेंसेस हैं। फेरा का ना आतंक इतना ज्यादा था, आपको मालूम नहीं, कहानी बताता हूं बच्चों को। उस समय मतलब फॉरेन एक्सचेंज टच करना ना ऐसे लगता था कि आग को छू दिया, इतना लोग डरता था उस समय, है ना। फेरा से बहुत डरते थे लोग। एक टाइम्स ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे और उनके ऊपर फॉरेन एक्सचेंज का कोई केस हो गया। यही कनॉट प्लेस में हेड ऑफिस है टाइम्स ऑफ इंडिया का। वहीं पर वो घूम रहे थे, फेरा की गाड़ी आती है, उनको वहीं से खींच के उसमें बैठा लेती है। 1 महीना तक उसको तिहाड़ जेल में रखा जाता है, किसी को कुछ पता ही नहीं कि साहब कहां गए। बताइए, टाइम्स ऑफ इंडिया के चेयरमैन को, इंडिया का लीडिंग न्यूज़पेपर के चेयरमैन को आप फेरा की गाड़ी में बैठा के तिहाड़ जेल में रखते हैं। 30 दिन तक बताते तक नहीं उसके परिवार वाले को, उनके परिवार वाले सब लगता मर गए। 30 दिन के बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने किताब लिखी, माई 30 डेज इन तिहाड़। और उस 30 डेज में उनको इतनी यातनाएं दी गई, इतना मारा पीटा गया, इतना परेशान किया गया कि मतलब बुक लिख दिया उन्होंने। जब बुक लिखा और उसके बाद भाई टाइम्स ऑफ इंडिया के चेयरमैन के साथ तुम ऐसे करोगे तुम बचने वाले हो। डेली न्यूज़पेपर में 4-4 पेज किसके खिलाफ? फेरा के खिलाफ। इतना प्रेशर बढ़ा सरकार के ऊपर फेरा को हटाने का कि फाइनली फेरा को हटा के क्या लाया गया? फेमा लाया गया। और WTO का भी प्रेशर था। अब फॉरेन एक्सचेंज से जुड़ी हुई चीजों में आप ज्यादा सख्ती दिखाएंगे तो इंटरनेशनल ट्रेड खराब होगा ना। तो WTO का प्रेशर हो गया, लिबरलाइजेशन की जरूरत हो गई, ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया।
तो वो जो शक्ति थी फेरा के अंदर, उस शक्ति को धीरे धीरे कम किया गया और फिर क्या लाया गया, फेमा लाया गया। तो फेरा बड़ा परेशान करने वाला लॉ था। फेरा के फेरे में जो पड़ता था उस समय बर्बादी हो जाता था। ऐसे बोलते थे कि फेरा के फेरे में जो पड़ा वो बर्बाद हो गया। तो फेरा खत्म हुआ, क्या लाया गया, फेमा। तो फेरा बहुत आतंक वाला लॉ था, उसका डर बहुत था। अब डर के चक्कर में लोग क्या करते थे, फिर इंटरनेशनल ट्रेड ही नहीं करते थे। कहते क्या ट्रेड करूंगा, छोटा मोटा गलती, $1-2 का भी गलती हो गया तो जेल में डाल देगा पकड़ के। इससे अच्छा इंडिया में रहो यार, खेती वेती करो, जिंदगी चलाओ, और क्या। ठीक है। अब फेरा और फेमा में क्या डिफरेंस था बता रहा हूं। फेरा क्या था, क्रिमिनल लॉ, छोटे छोटे बात पर क्या, जेल, छोटे छोटे बात पर क्या, जेल। लेकिन फेमा क्या है, तो सबसे बड़ा चेंज तो यही लग रहा है। आप बोले सर फेमा में भी हमने जेल देखा है। जेल तब मिलेगा जब तुम पेनल्टी जमा नहीं करोगे, लेकिन सीधा जेल तो नहीं है। दूसरा, फेरा में कितने सेक्शन से, फेमा में कितने हैं, तो इसका मतलब समझ गए होगे। अब रूल रेगुलेशन ज्यादा बनेगा। फेरा जानते हो सेक्शन कम होने से अच्छा होता है कि बुरा हो जाता है, उल्टा बुरा हो जाता है, रूल रेगुलेशन ज्यादा। तो इसका मतलब नहीं, अगर देखा जाए तो ज्यादा डायनेमिक लॉ होगा कौन, फेमा, जो समाज की जरूरतों के अनुसार तुरंत चेंज किया जा सकेगा, क्योंकि इसमें सेक्शन कम है, रूल रेगुलेशन ज्यादा है, और रूल रेगुलेशन को चेंज करना ज्यादा आसान है। बाकी फेरा में भी 3 अथॉरिटीज थी, यहां भी 3 ही है, तो ये कोई डिफरेंस नहीं है ना। वहां भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सबसे ऊपर, फिर आरबीआई, फिर ईडी। यहां भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई और ईडी, तो ये कोई डिफरेंस नहीं है, ये तो दोनों के बारे में बता दिया। बाकी ये गजब होता था पहले, फेरा में गजब होता था। जैसे फेरा में तुम पर आरोप लगा दिया ना कि इसने क्या किया, फॉरेन एक्सचेंज में गड़बड़ी की है, आरोप लगाते ही बेचारा डिफॉल्टर साबित, मतलब आरोप लगाया कि दोषी हो गया ये। अब ये जेल के अंदर बंद होकर अपने आप को साबित करेगा कि मैं दोषी नहीं। बताओ होता क्या, पहले जो आरोप लगाता है उसको ना आरोप साबित करना होता है। अगर आरोप लगाने वाला आरोप साबित नहीं कर पाया तो आप बेगुनाह है। लेकिन वहां क्या था, आरोप लगा दिया, तुम हो गए गुनहगार। अब तुम साबित करो कि तुम बेगुनाह हो, एक तो जेल के अंदर डाल दिया, कैसे साबित करो यार। मतलब पहले तो हाल, मतलब बोला तो फेरा इतना आतंक वाला लॉ था कि मैं क्या बताऊं। मतलब फेरा में आप पे आरोप लगा, आप गुनहगार हो चुके, चलो जेल। अगर बचना है तो तुम प्रूफ करो कि तुम गलत नहीं हो। लेकिन फेरा में क्या होता है, फेरा में ऐसा होता है क्या, बताओ। फेरा में ऐसा नहीं होता है। फेरा में अगर तुम ईडी या सॉरी फेमा में ऐसा होता है क्या ना, जैसे ईडी है या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है या आरबीआई है, अगर वो आरोप लगाएगा तो उसको आरोप साबित करना पड़ेगा कि हां तुम डिफॉल्टर हो। अगर वो नहीं साबित कर पाए तो फिर आप बेगुनाह है। अगला, वहां पे क्या होता था, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। यहां लेकिन ओनली फाइन, नॉट इम्प्रिजनमेंट। तो चलो जल्दी जल्दी तुम एक काम करो, यहां से यहां तक पढ़ो तो पूरा। और ये भी देख लो, फेरा में देखो जल्दी, फेरा में नथिंग वॉज परमिटेड अनलेस स्पेसिफिकली परमिटेड। मतलब गजब है। वहां का जनरल रूल क्या था कि फॉरेन एक्सचेंज को टच नहीं कर सकते, एक्सेप्शन में फॉल करोगे तो तुम टच करोगे। होना तो उल्टा चाहिए कि आप फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकते हैं, हाँ हम कुछ नेगेटिव लिस्ट दे रहे हैं कि ये काम मत करना। लेकिन वहां क्या था, वहां मतलब जो मेन लिस्ट था वो क्या था, मतलब आप कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब आप फॉरेन एक्सचेंज के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ एक लिस्ट छोटा सा दे रहे हैं, इतना काम कर सकते हो। लेकिन आजकल क्या है, आप सब कुछ कर सकते हैं, छोटा सा लिस्ट दे रहे हैं वो मत करना। तो दोनों में डिफरेंस नहीं हुआ। तो फेरा में एवरीथिंग वाज प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड, लेकिन फेमा में एवरीथिंग इज परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड। तो इसका मतलब फेरा फेमा में काफी डिफरेंस है। जल्दी से पढ़ जाओ यहां से यहां तक, स्पीड में एकदम। टेनोर एंड टोन का मतलब होता है आतंक। है लिखा हुआ, ये सब लिखा हुआ ना जो मैंने बताया। चलिए जी, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फेमा। फेमा के अंदर क्या सिर्फ बेसिक लीगल फ्रेमवर्क है। अच्छा तुमको ये उतारना तो नहीं था, ये प्री लिबरलाइजेशन से भी याद रहेगा ना तुम्हें। 1991 में क्या आया है, लिबरलाइजेशन, है ना। तो फेमा पोस्ट लिबरलाइजेशन है कि प्री, पोस्ट 1991 के बाद 1999 आया ना। लेकिन फेरा क्या था, प्री लिबरलाइजेशन। फेरा प्री लिबरलाइजेशन, फेमा
पोस्ट लिबरलाइजेशन, तो लिख ही लो ना, यहां लिख लो, लिख लो, नंबर 6 पे लिख लो, नंबर 6 पॉइंट, नंबर 6 पॉइंट बनाओ। नंबर 6 पॉइंट क्या बनाओगे? फेरा क्या था? प्री लिबरलाइजेशन लॉ, फेरा प्री लिबरलाइजेशन लॉ, और फेमा पोस्ट लिबरलाइजेशन लॉ। फेरा प्री लिबरलाइजेशन और फेमा पोस्ट लिबरलाइजेशन, लिखा? ठीक। चार्ट 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 समझ में आएगा ये सब? पता नहीं है, ओनली एनके स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड है। चलो जी, चलिए हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ फेमा देखो तो, क्या फेमा में सब कुछ, फेमा में सब कुछ लिखा हुआ है या ओनली बेसिक लीगल फ्रेमवर्क? बेसिक लीगल फ्रेमवर्क है। क्यों बेसिक लीगल फ्रेमवर्क है? क्योंकि ज्यादा सेक्शन वेक्शन नहीं है। अगर जानते सब मिला कितने सेक्शंस हैं? सिर्फ 49 सेक्शंस, और उसमें सेक्शन नंबर 46 के अंदर किसको पावर दे दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि तुम चाहो तो क्या बना सकते हो? रूल। और सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और सेक्शन 47 के अंदर किसको पावर दे दिया है? आरबीआई को, कि तुम चाहो तो क्या बना सकते हो? रेगुलेशन। इन दोनों सेक्शन का इतना इस्तेमाल हुआ है ना, फेमा के अंदर सेक्शन ही 49 है सिर्फ, तो सेक्शन में तो कुछ है नहीं ज्यादा। 46 में जो पावर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, रूल इतना रूल बना के दे दिया कि परेशान हो जाओगे तुम। और सेक्शन 47 में किसको पावर दे दिया? आरबीआई को, कि तुम क्या बनाना? रेगुलेशन। इतना रेगुलेशन बना दिया, मतलब सेक्शन पढ़ोगे कम, रूल रेगुलेशन से ही तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। जैसे सेबी के लॉ में, सेबी एक्ट तो एक चैप्टर था छोटा मोटा, हर में तो सिर्फ क्या था? सेबी का रेगुलेशन रेगुलेशन रेगुलेशन। तो ऐसा ही हालत कर दिया आप। बुक में चार्ट होगा शायद, है ना? ठीक, तुम अभी बाद में देख के बनाना अभी, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे चार्ट आएंगे ना, रुकता जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलो तुम ईसीएल वाला बुक लेके आए होगे इसलिए ऐसा है ना। ईसीएल का बुक है ना तुम्हारा? हाँ ईसीएल है, ईसीएल। चलो बाकी जो लिखा हुआ मैंने बता दिया। उसके बाद इसका मतलब फेमा के अंदर पहले सेक्शन देख लेते हैं। फेमा के अंदर कितने चैप्टर्स हैं? 7 चैप्टर्स डिवाइडेड इनटू, है ना। उसमें से 12 सेक्शन क्या है? ऑपरेशनल पार्ट, बाकी वही कॉन्ट्रावेंशन, पेनल्टी, एडजुडिकेशन, अपील, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उन लोगों के बारे में। बाकी चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या नाम है? सेक्शन कौन कौन? चैप्टर 2 रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सेक्शन 3 to 9। चैप्टर नंबर 3 ऑथराइज्ड पर्सन, सेक्शन 10 to। चैप्टर नंबर 4 कॉन्ट्रावेंशन पेनल्टीज, 13 to 15। चैप्टर 5 एडजुडिकेशन एंड अपील। चैप्टर नंबर 6 ईडी के बारे में, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। चैप्टर नंबर 7 मिसलेनियस, 39 to 49। अच्छा, रूल कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। रेगुलेशन कौन बनाता है? आरबीआई। पावर मिला हुआ है, बता दिया था। बाकी मास्टर डायरेक्शन हर साल इशू करता है कौन? आरबीआई। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या ये? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, लिख लो। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं है, ये कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो तुमको एफडीआई पढ़ना है इसमें। और उसके बाद नोटिफिकेशन सर्कुलर कौन लाता रहता है? आरबीआई। जरा रूल का नाम बताओ तो कितने रूल हैं सब मिला के? 6 रूल्स, है ना। सब मिला कितने रूल्स हैं? 6 रूल्स। 6 रूल्स मिला ना? 6 रूल्स हैं। और रेगुलेशन कितने हैं? 21 रेगुलेशन हैं। तो देखो ना, और ये सब पढ़ना है हम लोगों को, इसमें से ज्यादातर पढ़ना है। अच्छा, अथॉरिटीज अंडर फेमा की बात करें तो कैसे कैसे है सो देख लो, है ना। चलो, फेमा का एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ऊपर कौन? उसके बाद कौन? उसके बाद कौन? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, है ना, ईडी, न्यू दिल्ली। ठीक है, अब सुनो और बता रहा हूं। बाकी जो ईडी है उसका रीजनल ऑफिस कहां कहां है? न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, चंडीगढ़, यहां रीजनल ऑफिस है। और हर रीजनल ऑफिस के नीचे क्या आता है? 16 जोनल ऑफिस, जहां पर कौन बैठता है? ज्वाइंट डायरेक्टर। और 11 सब जोनल ऑफिस, उसमें कौन बैठता है? डेप्यूटी डायरेक्टर। ठीक, अब देखो इसमें कैसे कैसे हो रहा है।
हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ईडी में कौन बैठता होगा यहाँ पे? ईडी के मेन ऑफिस में डायरेक्टर। अरे यहाँ डायरेक्टर बैठेगा ना। रीजनल ऑफिस में कौन बैठेगा? बताओ तो, रीजनल ऑफिस में कौन बैठेगा? ये भी मैं खोज के निकालता हूँ, चलो। और नहीं, जोनल ऑफिस में कौन बैठेगा? जॉइंट डायरेक्टर। सब जोनल ऑफिस में कौन बैठेगा? डेप्यूटी डायरेक्टर। रीजनल ऑफिस में कौन बैठेगा? भी एक चार्ट से आ जाएगा। चलो, ये है चार्ट बना हुआ, देखो तो। बस तुम ईडी के जगह पे क्या लिख देना, मतलब ईडी, वहां कौन ऑफिसर बैठता है? डायरेक्टर, है ना। डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट में कौन बैठेगा? हेड कौन होगा? डायरेक्टर, ठीक। अब देखो, एक बार ईडी का वेबसाइट देखेंगे ना, अपने आप पता चल जाएगा। है ना, आ गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, आ गया, ठीक है ना, है डेप्यूटी डायरेक्टर होगा, वही तो। चलो देखो तो, ऑफिस ऑफ यहां पर दिखा रहा है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। हेडक्वार्टर कहां? जल्दी जल्दी देखो, रीजनल ऑफिस कहां का? अपने में था चंडीगढ़ चार्ट में। जोनल ऑफिस, अब बहुत सारे जोनल ऑफिस सब लिखा हुआ है, मैंने सब लिखा हूं ना। ये तो है यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टर, ये सब तो है ना। और ये देखो, स्पेशल डायरेक्टर बैठता है। कौन बैठता है? स्पेशल डायरेक्टर। रीजनल ऑफिस में कौन बैठेगा? स्पेशल डायरेक्टर। यहां पे क्या लिख देना, कौन बैठेगा? स्पेशल डायरेक्टर। तो ये देखो, डायरेक्टर कहां बैठता है? ईडी के मेन ऑफिस में। रीजनल ऑफिस में कौन बैठता है? स्पेशल डायरेक्टर। जोनल ऑफिस में कौन बैठता है? जॉइंट डायरेक्टर। और सब जोनल में कौन बैठता है? डेप्यूटी डायरेक्टर। समझ में आ गया? अब देखो, ये बुक में देखो तो सही लिखा हुआ है ये? नहीं, बुक में ना थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, तो बुक वाला मत चलना। मुझे लग रहा है यहां तक तो इसमें ठीक होगा, ये गलत है ना? है डेप्यूटी डायरेक्टर गलत है? डेप्यूटी डायरेक्टर नहीं होता है। छोड़ दो इसको, छोड़ दो, ये यहां से लेके यहां तक काट दो, ठीक है, काट दिया। चलो, उसके बाद यहां तो दिया हुआ, ये देखो जो अभी वेबसाइट पर था वही है। नहीं, सबसे पहले मेन ये जो रेड दिखा रहा है, कौन बैठा हुआ है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, है ना। यहां पर कौन बैठता है? मेन डायरेक्टर। उसके बाद देखो यहां पर स्पेशल डायरेक्टर, हेड ऑफिस हो गया ना। एक दो तीन चार पांच था ना रीजनल, उसमें तो हेड ऑफिस को 2 बार ले लिया। उसके बाद इन सबके नीचे कौन बैठा हुआ एग्जैक्टली? एडिशनल एक अलग से ज्वाइंट है ना, ज्वाइंट डायरेक्टर मुंबई जोनल ऑफिस, इस तरीके से दिखा रहा है ना, ठीक है। चलिए, अब कुछ आ रहा है एग्जैक्टली डेफिनेशन, अब उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले किसका डेफिनेशन? फॉरेन एक्सचेंज का डेफिनेशन, है ना। अब इसमें थोड़ा सा याद भी करना पड़ता है। चलो, सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी, यहां तक टिक लगाओ अलग, एक डेफिनेशन तो आ गया। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी। अच्छा, सिर्फ फॉरेन करेंसी या और भी चीज? और भी चीज, इसलिए इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज वाइडर है। फॉरेन करेंसी इज वन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। चलिए, नंबर 1 कर लिया ये, नंबर 1। उसके बाद 3 और आ रहा था, सब मिला कितने हो गए? 4। डिपॉजिट, क्रेडिट एंड बैलेंस पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी, ये भी क्या माना जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज। ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, जो ड्रॉन है इंडियन करेंसी में बट पेबल है फॉरेन करेंसी में, और इसका उल्टा हो जाएगा। ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट और बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन है आउटसाइड इंडिया बट पेबल है इंडियन करेंसी, तो तीनों हो गया। चलो, कैसे कैसे बोलोगे? सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड द फॉलोइंग। फर्स्ट, डिपॉजिट, क्रेडिट एंड बैलेंस पेबल इन फॉरेन करेंसी। ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट जो ड्रॉन है इंडियन करेंसी में बट पेबल है फॉरेन करेंसी में। तीसरा, ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, ये सब जो ड्रॉन है फॉरेन करेंसी में बट पेबल है इंडियन करेंसी में, है ना। तो ये सब क्या माने जाएंगे? घूम फिर के जोड़ जाड़ के फॉरेन एक्सचेंज, और इसके ऊपर क्या लगेगा? फेमा लगेगा। अब आइए फॉरेन सिक्योरिटी। अब तो सिक्योरिटी तो समझते हो, शेयर डिवेंचर बॉन्ड, लेकिन फॉरेन तो तभी होगा जब वो डेनोमिनेट किस में होगा? फॉरेन में। जैसे बोल रहे हैं एक शेयर 5 रुपए का, ये तो इंडियन हो गया। एक शेयर $2 का,
फॉरेन सिक्योरिटी मीन्स एनी सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट डेनोमिनेटेड और एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, डेनोमिनेटेड और एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी। जैसे बोला $20 का एक डिबेंचर, तो डिबेंचर तो क्या है, सिक्योरिटी। अच्छा, डेनोमिनेटेड किस में है, डॉलर में, तो हो गया वो फॉरेन सिक्योरिटी। फर्दर द टर्म फॉरेन सिक्योरिटी ऑल्सो इंक्लूड्स सिक्योरिटी एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी, लेकिन जिसका रिडेम्पशन कहां होने वाला है, इंडियन करेंसी में। तो एक्सप्रेस्ड है फॉरेन करेंसी में, बट रिडेम्पशन या इंटरेस्ट पेमेंट जो भी होने वाला है, किस में होने वाला है, इंडियन करेंसी में। अब जैसे एडीआर जीडीआर पढ़ोगे तुम लोग, एडीआर जीडीआर होता है फॉरेन करेंसी में, डेनोमिनेट होता है, लेकिन उसका जब इंडिया में डिविडेंड सब आता है वो तो इंडियन रुपीस में आता है, लेकिन वो फिर भी फॉरेन सिक्योरिटी हुआ हमारे लिए, क्योंकि इंडियन कंपनी का थोड़ी होता है। इंडियन कंपनी का होता तो शेयर हमें यही शेयर मिल जाता रुपीस में। एडीआर जीडीआर है, इसका मतलब भारत के बाहर की कंपनी का है, तो वो भी क्या माना जाएगा, फॉरेन सिक्योरिटी, फेमा लगेगा उस पर भी। ठीक है, अब आओ आगे। पर्सन का मतलब तो जानते ही हैं दोनों, नेचुरल पर्सन भी और आर्टिफिशियल पर्सन भी। तो पर्सन का मतलब इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, चाहे आप इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो, प्लस एनी एजेंसी, ऑफिस और ब्रांच ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सच पर्सन। बाकी मैंने बता दिया, और भी कोई आर्टिफिशियल पर्सन बच गया तो वो भी पर्सन में काउंट हो जाएगा। मेन डेफिनेशन होता है ये, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एंड पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो इसका डेफिनेशन है मेरे पास, ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, या छोटा सा लिखो पीआरआई। अब याद रखना, अब फेमा के सारे क्लासेस में यही वर्ड चलेगा, पीआरआई, पीआरओआई। क्या ये उसमें भी चलता है, टैक्स में भी? पर रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर तक ही रहता है ऐसा, उसके बाद तो ऐसा नहीं, असेसी यही सब आता रहता है ना। लेकिन इसमें तो लास्ट तक जब ये अंतिम सांसें लेगा फेमा, तो मरने पर होगा तो भी बोल के जाएगा पीआरआई, पीआरओआई, और बीच में आएगा पीओआईओ, पुयो, ऐसा भी आएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ऐसा भी आता है बीच में। अभी देखते तो जाओ, फेमा स्टार्ट हुआ है। चलिए, पहली बार लाइफ में जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया ना, छोटे छोटे चैप्टर में पहली बार पढ़ा रहा हूं ऐसे, नहीं तो हमेशा फेमा सुबह स्टार्ट होता था 7, 7:30, और उसका एनर्जी लेवल अलग होता था। अब तो छोटे छोटे पार्ट में बट गया, पहली बार लाइफ में ऐसा हो रहा है ना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे पहली बार लाइफ में एक ही बार होता है, तो जो मतलब एक बार ही होगा कि अब तो ऐसे ही चलेगा। और पहली बार लाइफ में ये मॉड्यूल सेकंड में आया है, मतलब पहले 5-10 साल में ऐसा हुआ है। चलिए, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है। सुनो, इसको समझने का तरीका, ये फर्स्ट वाला जो पीआरआई बताया है ना, इंडिविजुअल के लिए, लिखो इंडिविजुअल। फर्स्ट वाला बस 1, जहां मैंने लिखा वहीं ये यहां पे लिखो इंडिविजुअल। और ये जो 2, 3, 4 है, तीनों को एक साथ जोड़ो और लिखो ये सब किसके लिए है, बॉडी कॉर्पोरेट्स के लिए, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन बोल सकते हो, आर्टिफिशियल पर्सन बोल दो ज्यादा अच्छा रहेगा। बॉडी कॉर्पोरेट्स, आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन लिखा, ठीक। क्योंकि पर्सन का मतलब तो दोनों है ना, नेचुरल भी आर्टिफिशियल भी है, लेकिन डेफिनेशन तो पीआरआई का दोनों का अलग अलग होगा ना। चलिए, पहले मैं नेचुरल पर्सन वाला बता रहा हूं, ठीक है। पहले नेचुरल पर्सन वाला पीआरआई है ना। चलिए, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया में इंक्लूड होंगे ये लोग, इंक्लूड होंगे ये लोग का मतलब ये पीआरआई माने जाएंगे, है ना। इसी का उल्टा हो जाएगा, डज नॉट इंक्लूड, ठीक है। आइए ध्यान से सुनते रहो। पीआरआई का मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में, मतलब अगर पीआरआई का स्टेटस लेना है तो ये साल देखा जाएगा कि पिछला, तो अभी जो 9 दिन रह लिए हैं हम नए साल में, ये काउंट होगा, ये 31 मार्च तक काउंट होगा, 31 मार्च तक काउंट होगा। पिछले साल में आप कितने दिन दिखाई देने चाहिए, 183 डेज और मोर। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर 182 डेज लिखा हुआ है, मोर देन 182 क्या होता है, 183 होता है ना, तो 183 डेज और मोर, है ना। तो अगर आप पिछले साल में, आप याद रखिएगा, आप इनकम टैक्स वाला यहां मत चलाओ, इनकम टैक्स अलग है, फेमा अलग है, सबका हो सकता है हल्का डेफिनेशन आगे पीछे हो, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, हर लॉ में अलग अलग होता है। ऐसे तो कंपनी अपने ओपीसी का डेफिनेशन पढ़े थे, वहां कुछ और ही था,
तो फिर तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया वो है जो पिछले साल में भारत में कितना दिन दिखाई दिया है, 183 डेज और मोर। और का मतलब दूसरा कैटेगरी भी है, पर्सन जो इंडिया में आया है, जो इंडिया में आया, इंडियन नहीं है वो, इंडिया में आया है कुछ दिन के लिए। तो इंडिया में आया है इन 3 पर्पस में से किसी एक पर्पस के लिए। पहला, इंडिया में आया नौकरी करने, इंडिया में आया है बिजनेस या वोकेशन करने, या किसी भी ऐसे पर्पस के लिए इंडिया आया है, देख के लग रहा है अभी काफी दिन टिकने वाला है। अब जैसे मालूम चला इंडिया में शादी करने के लिए आया हुआ, और शादी करके वो क्या होता है, घर दमाद, घर जमाई है ना, घर जमाई मतलब वो सोचा है घर जमाई बनूंगा, तो देख के नहीं लग रहा कि इंडिया में काफी दिन रहेगा, या इंडिया आता जाता अब रहेगा, है ना। तो ये तो निक जोनास, क्या नाम है उसका, जोन से कि जोनास, जोनास भी बोलते हैं लोग, जोनस, ऐसे निक जोनस जो है वो भी तो इसमें फॉल कर जाएगा अगर वो आता जाता रहता है। तो आता है कि नहीं इंडिया में वो, तो तुम लोग बताया गया है। चलिए अच्छा सुनो, या तो आप पिछले साल 183 डेज रहे हो, या आप इसी साल में पहली बार आए हैं, जिंदगी में पहली बार इंडिया में कदम रखे हो और इसी साल में आए हो, तो पिछला साल तो 0 ही दिखा देगा। लेकिन आए हो, मैंने पूछा क्यों आए हो, तो बोल रहा वो 3, बिजनेस करने आया हो। क्या करना हो, बिजनेस। वोकेशन समझते हैं, अपने शौक को पूरा करने के लिए आया है, शौक क्या जो कोर्सेस होते हैं ना वो सब करने के लिए आया है ना, सुना वोकेशनल कोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो या तो नौकरी करने आया है इंडिया में, या बिजनेस करने आया है, वोकेशन करने के लिए आया है, या कोई भी ऐसा पर्पस बताया तुम्हें जो देख के लगा कि काफी दिन अभी यहां रहने वाला है, तो याद रखिएगा वो भी PRI हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, PRI हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया पहले बताओ। और इसका एकदम उल्टा, डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, एकदम उल्टा इसका यही तो होगा, जो इंडिया में पिछले साल 183 डेज से कम रहा हो, ये ना, या जो इंडिया के बाहर गया हो, इस बार उल्टा बोलूंगा ना, जो है इंडियन आप लेकिन इंडिया के बाहर गए हैं वही काम करने के लिए, क्या करने, या तो नौकरी लेने के लिए, या बिजनेस या वोकेशन करने के लिए, या इस बार आप वहां पर किसी ऐसे रीजन से गए हैं कि देख के लग रहा है कि जल्दी इंडिया में लौटने वाला नहीं है ना, ये लिखा हुआ देख लो आप। जरा चार्ट मिलाओ तो ठीक है कि नहीं, कि गलत हो गया, डिक्टो है, बोलो, है लिखा हुआ, जो तुम्हारे बुक में चार्ट बना हो ठीक लिखा हुआ है, देख लो, क्योंकि इसमें ना डज नॉट इंक्लूड वाले में पहले गलती रहता था थोड़ा सा, इन इंडिया की जगह आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, याद रखना, कहीं इन इंडिया तो नहीं लिखा गया है डज नॉट इंक्लूड वाले में, आउटसाइड 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 सब कुछ होना चाहिए, है लिखा हुआ आउटसाइड आउटसाइड, अच्छा उल्टा हाईलाइट है, तो इसका मतलब ठीक किया गया उसको कैपिटल लेटर में। चलिए मुझे तो याद हो गया, PRI वो है जो पिछले साल कितना दिन दिखाई दिया भारत में, 183 डेज और मोर, या हो सकता है पिछले साल में तो नहीं था, इसी साल में आया है, लेकिन बिजनेस करने के लिए आया है, एम्प्लॉयमेंट करने के लिए आया है, वोकेशन करने के लिए आया है, किसी भी ऐसे रीजन के लिए आया है जो देख के लग रहा है काफी दिन टिकने वाला है। अच्छा उल्टा, जो पिछले साल में 183 डेज से कम रहा है, या इंडिया के बाहर गया है, किस पर्पज के लिए, नौकरी करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, वोकेशन करने के लिए, या किसी भी ऐसे पर्पज के लिए जो देख के लग रहा है काफी दिन वहां रहने वाला है ना। समझ में आया कि नहीं आया, याद रहेगा। चलो किसमें, मुझे मालूम था तुम लोग ना वो 4 साल में 60 डेज वाला वो पकड़ने के चक्कर में हो तुम लोग, इनकम टैक्स में होता है ये सब, है ना, वो सब यहां नहीं चलता, वो जितना लिखा हुआ उतना ही है, यहां डेज वेज काउंट नहीं होता, ठीक है। डेज पहले वाले में काउंट होता है, दूसरे वाले में नहीं, डेज इसमें काउंट होता है, इसमें नहीं, इसमें पर्पस दिखाया जाता है, क्या दिखाया जाता है, पर्पस, याद रहेगा। हटाओ क्या, तो ये पूरा डेफिनेशन PRI का हो गया ना, अभी इंडिविजुअल वाले का सिर्फ हुआ है, और जो तुम्हारा आर्टिफिशियल पर्सन उसका कहां हुआ अभी, अब ये बता रहा हूं आर्टिफिशियल, तुम तीनों का ऐसे करके लिखे हो आर्टिफिशियल पर्सन। तो आइए याद रखना, आर्टिफिशियल पर्सन में ऐसे है, ठीक है। देखो आर्टिफिशियल पर्सन में पहला तो है, आप अगर भारत में इनकॉर्पोरेटेड है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, अगर भारत में इनकॉर्पोरेटेड है, आप कहीं के भी होंगे उससे मतलब नहीं है, अगर भारतीय लॉ में आप इनकॉर्पोरेटेड है तो भारत के लिए तो हमेशा क्या है आप, PRI। जैसे बताओ पेप्सिको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड PRI है, उसका शेयर होल्डर कौन है उससे तुम्हें क्या मतलब है, इंडियन कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है ना भाई। तो फिर दूसरा,
कोई भी ऐसा ऑफिस, ब्रांच, एजेंसी जो स्टैब्लिश्ड है इंडिया में लेकिन कंट्रोल किससे है, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप इंडिया की जमीन पे है ना, बात खत्म। या तो आप इंडिया में रजिस्टर्ड हैं या इंडिया की जमीन पे, इंडिया में है या इंडिया के लॉ में इनकॉर्पोरेटेड है तो आप पीआरआई हैं। हद तो तब हो गया जब भारत के बाहर है सिचुएटेड लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है, पीआरआई, तो भी आप क्या हैं एग्जैक्टली, पीआरआई। तो सुनो, या तो भारत के लॉ में रजिस्टर्ड है आप तो पक्का पीआरआई है, भारत में सिचुएटेड है, भारत में सिचुएटेड है, आपका ओनर कहीं का भी हो, हमको इससे मतलब नहीं, भारत की जमीन पे है तो भी पीआरआई। तीसरे में तो भारत की जमीन पे नहीं है लेकिन भारतीयों से ही क्या हो रहा है एग्जैक्टली, कंट्रोल हो रहे हैं, तो भी आप क्या है एग्जैक्टली, पीआरआई। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्लियर है? चलिए, याद रहेगा ये सब, ठीक। चलो, तो पीआरआई का डेफिनेशन तो हो गया खत्म। अब इसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस। अच्छा, पीआरओआई कौन, जो पीआरआई के डेफिनेशन में नहीं है वो कौन एग्जैक्टली, पीआरओआई। समझ में आ गया? चलिए, अब हम देखते हैं जरा 2-3 क्वेश्चन, वो आपको करना है। चलो जी, बताओ जल्दी से आंसर। ये सोच रहा फोटो में तुम लोग हो। बोलो 8-9 में क्या है, पीआरआई है या नहीं है? क्योंकि 8-9 देखने के लिए तुमको 7-8 देखना पड़ेगा, और 7-8 में अगर देखेंगे तो पूरा ही रहा है, क्योंकि वो गया है 8-9 में, 7-8 में तो वो यही था, तो 7-8 में तो 365 में 183 नहीं, 365 का 365 रहा है। नहीं समझ में आया? तो 8-9 का देखोगे तो 8-9 थोड़ी देखोगे, पिछला फाइनेंशियल देखेंगे ना, 7-8 देखेंगे ना, तो 7-8 में गया है क्या वो, तब पीआरआई है। ठीक। अच्छा, इसमें पीआरओआई क्यों, 9-10 का देखने के लिए 8-9 में देखना पड़ेगा, तो 8-9 में सुनो, मार्च में पूरा रहा 31 दिन, है ना, मार्च रहा, अप्रैल रहा, मई रहा, जून रहा, जुलाई रहा, अगस्त में चला ही गया, तो 5 महीने रहा है, तो सबका अगर मार्च नहीं, अप्रैल, सॉरी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने रहा है, तो 122 डेज के आसपास रहा है, तो 183 तो काफी दूर है ना, तो ये पीआरआई नहीं पीआरओआई है। समझ में आ गया? उतारने की जरूरत तो है नहीं है ना, ये तो हर इसको उतारने की जरूरत है, लगता है तुम्हें क्या? अब फोटो खींचना तो फोटो खींच लो, जैसा लगे तुम्हें, फोटो खींच लो। बाकी तुम लोग अपना फोटो खींचो, देखते हो कैसे सोच रहे हो तुम लोग बैठ के। कोई बच्चे सोच रहे होंगे इतनी अच्छी कुर्सी टेबल तो हमें मिला नहीं है, स्कूल में मिलता था ऐसा। उसका बॉडी देखो कितना छोटा है और उसका मुंह देखो कितना बड़ा है। कार्टून है? अच्छा, मुझे तो पता नहीं था, मैं तो सच में समझ रहा था, है ना। अच्छा, वो बोली, अच्छा नहीं। चलिए, हो गया, हटाओ। ये तो इंडिविजुअल का प्रैक्टिस था, अब जरा बॉडी कॉर्पोरेट का प्रैक्टिस कराओ। Mont Blanc Corporation is a Japanese company having a robotic unit in India with headquarter at Mumbai. आराम से। कंपनी का एक अनदर रोबोटिक यूनिट सिंगापुर में भी है। सिंगापुर का मतलब मुजफ्फरपुर के बगल में सिंगापुर है ना। अच्छा, हेडक्वार्टर एट मुंबई कंट्रोल द ऑल रोबोटिक यूनिट्स।
तो आपको बताना मुंबई का जो हेड ऑफिस है वो क्या माना जाएगा? क्यों? बोल सोचना ही नहीं है, मुंबई में ऑफिस सिचुएटेड है, वो पक्का क्या होगा? PRI। और सिंगापुर बोला, लेकिन वो तो फॉरेन में। अच्छा, मुंबई कंट्रोल कर रहा है। ओहो, ऐसा है क्या? ये लो, आंसर इज PRI। फोटो खींच डालो। हो गया? हो गया। दुनिया में लोग ना फोटो खींचते समय बड़े मासूम लगते हैं, ये चीज तो मैंने देखा है। नहीं, अगर वो पाउट वाउट क्या बोलते हैं, पाउट, वो ना बनाए तो ऐसे में तो जंगली लगता है ना। लेकिन जनरली मैं देखता हूँ फोटो खींचेगा ना बड़े ध्यान से ऐसे ऐसे नहीं करते आप लोग? ओहो, चलिए आगे। अच्छा, ये आ गया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, POIO। शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा? POIO। क्या बोलेंगे? पोयो। POIO क्या हो गया? पोयो हो जाएगा, पोयो। चलिए, अच्छा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या वो इंडियन है? अब नहीं है, लेकिन इनका ओरिजिन कहीं ना कहीं कहां रहा है? इंडिया। तो बोला इट मीन्स अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री अदर देन द पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, है ना। सुनो, पाकिस्तान बांग्लादेश को क्यों छोड़ा है? क्योंकि वो तो कंट्री ऑफ इंडियन ओरिजिन है। अगर आप समझ नहीं रहे हैं, अगर ये पाकिस्तान बांग्लादेश को बाहर नहीं करता तो वहां के तो सारी जनता ही POIO में आ जाएगा, क्योंकि वो तो दोनों कंट्री के एग्जैक्टली कंट्री ऑफ इंडियन ओरिजिन है। लेकिन वो मालूम पाकिस्तान के स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है कि मेन देश पाकिस्तान था, इंडिया अलग हुआ उससे 1947 में। ये पढ़ाया जाता है वहां पे कि इंडिया अलग हुआ है उससे, मतलब मेन पाकिस्तान था, इंडिया आजाद हुआ। और वो वहां सिखाया जाता है कि इसलिए तो लोग 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं और हम लोग 15 अगस्त को, कि पहले हम इंडिपेंडेंट हुए, फिर इंडिया को हमने इंडिपेंडेंट किया एक दिन बाद। अब वहां का बच्चा सब यही जीबे जीबे पाकिस्तान करता रहता है। नहीं सुना है? अरे वहां ऐसे बोलते हैं जैसे इंडिया में जय हो करके ऐसे, तो लोग बोलता है जीबे जीबे पाकिस्तान, है ना। मुझे कैसे पता? मैं तारों के नीचे से गया था। ठीक है, चलिए आइए। याद है वो कौन सा फिल्म का है? और सबसे अजीब बात है कि भगवान, मतलब वो हनुमान जी यहाँ भी काम करते हैं। ये अच्छा। चलिए, अच्छा, जिंदगी में कभी भी आपके पास अगर इंडियन पासपोर्ट रहा है तो आप जिंदगी में, हो सकता है आप इंडियन ना रहे हो, आप किसी दूसरे देश में रहने लगे हो, पर आप हमेशा क्या माने जाएंगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर इंडियन पासपोर्ट कभी रहा, इंडियन पासपोर्ट किसी को भी मिल जाता है क्या? कि ओरिजिन होता है इंडिया में तभी। अच्छा, या तो आप या आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स कभी ना कभी क्या रहे हैं? भारत के सिटीजन्स रहे हैं। ठीक है, और यही ऊपर दोनों के क्या है? आप स्पाउस। समझ में आ गया? मतलब एक तो पहले तो या तो आप इंडियन सिटीजन के स्पाउस हैं या ऊपर लिखे गए लोगों की स्पाउस हैं। समझ में आ गया ना? तो भी आप क्या माने जाएंगे? POIO। ठीक है, बाकी हम लोग तो एकदम अनडिस्प्यूटली क्या है? PRI है। क्यों? अच्छा, अनडिस्प्यूटली क्यों? बाहर जाते हैं नहीं हम। बहुत हुआ तो कहां जाते हैं एग्जैक्टली? सब्जी मंडी। देख रहे हो ना, सब्जी मंडी जाता है। सब्जी मंडी इंडिया के बाहर है ना। चलिए आइए, रिपेट्रेट टू इंडिया। अब इसका मतलब क्या होता है? लिखो, रिपेट्रेट का मतलब होता है सेंडिंग बैक टू इंडिया। सेंडिंग बैक टू इंडिया। देखो, फेमा का क्या कहना मालूम है कि अगर आप कोई भी फॉरेन एक्सचेंज कमाओगे ना तो अपने पास मत रखना, इंडिया में भेज देना। जैसे तुम गए अमेरिका, वहां कुछ कमाए $, तो अगर तुम PRI हो तो वहां मत रखो, इंडिया में भेज दो। जिससे क्या होगा? इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज ग्रो करेगा। अच्छा, भेज दो का मतलब क्या? मतलब मुफ्त में भेज दो कि इंडियन रुपीज मिलेगा उसके बदले। तो अच्छा बताओ, रिपेट्रेशन कैसे कैसे हो सकता है? टिक लगाना। नंबर 1, आप ऑथोराइज पर्सन को बेच दीजिए। अब ऑथोराइज पर्सन कौन होता है बताऊंगा मैं। ऑथोराइज पर्सन को बेच दीजिए। बेचने का मतलब जैसे बैंक में गए और $, दिया, $के बदले इंडियन रुपीज ले लिए। ठीक है, तो सरकारी खजाने में तो पहुंच ही गया $। नंबर 2, चलो एक काम करो, जैसे फॉरेन एक्सचेंज, जैसे अकाउंट नहीं खुलता है, सेविंग अकाउंट, बैंक अकाउंट,
ऐसे फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट खुलता है, उस अकाउंट में पैसा डाल दो, और अकाउंट में पैसा डालोगे तो भी तो बैंक के हाथ में आ जाएगा वो। अब बैंक के हाथ में आया तो किसके हाथ में आया? सरकार के। या एक काम करो, थर्ड नंबर पे आप अपना उस पैसे का इस्तेमाल इस्तेमाल कर लो ऐसे डेट को खत्म करने में जो फॉरेन एक्सचेंज में देना था तुम्हें। $10 कमाए और $8 का पेमेंट करना था, तो $8 का पेमेंट कर दिए। अच्छा, लेकिन ऐसे कर सकते हैं इंडियन रुपीज में भी पेमेंट हो सकता है, जबरदस्ती डॉलर देना, ये तो नुकसान कर रहे हो यार। जब सुना नेपाल उपाल जाने के लिए नहीं मिलता फॉरेन करेंसी, बोलता है जब इंडियन रुपीज चल रहा है क्या बेकार में बर्बाद करोगे फॉरेन एक्सचेंज यार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फॉरेन एक्सचेंज आपको तभी दिया जाएगा जब लगेगा बहुत जरूरी है तब। बोलो तो रिपेट्रिएशन कैसे कैसे माना जाएगा? 3 तरीके से। ऑथराइज पर्सन को बेच दीजिए, या अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट में रख दीजिए, या अपने फॉरेन लाइबिलिटीज जिसके लिए जरूरी था क्या एग्जैक्टली फॉरेन करेंसी, उस लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दीजिए। किससे? फॉरेन करेंसी से। याद रहेगा। आ गया नॉन रेजिडेंट इंडियन। नॉन रेजिडेंट इंडियन 2 तरीके का है। देखो NRI का मतलब एक फिल्म में बताया गया था नॉन रिएक्टिंग इंडियन। क्या नॉन रिएक्टिंग इंडियन या नॉन रेजिडेंट इंडियन? नॉन रेजिडेंट इंडियन है ना। तो NRI इज इक्वल टू, NRI 2 तरीके का है। एक तो आप देखो नॉन रेजिडेंट का मतलब इंडिया में आजकल नहीं है आप, मतलब इंडिया में नॉन रिसाइडिंग। नॉन रिसाइडिंग का मतलब इंडिया में रहते नहीं है पर है इंडियन ही, पर आप हैं इंडियन ही। तो देखो या तो आप इंडियन सिटीजन हैं, लिखा है इंडियन सिटीजन, और प्लस आजकल PROI चल रहे हैं आप, ये लिखा हुआ देखो तो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ये लिखा हुआ है। नहीं देखा तुम लोगों ने? लो दिखाओ मुझे। लिखा है मीन्स अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, है ना। तो इंडियन सिटीजन है और आजकल भारत के बाहर रह रहे हैं, मतलब इंडिया में 183 डेज नहीं दिखाई दिए, तभी तो आप PROI हो गए। तो क्या हो गया? नॉन रेजिडेंट। एक और भी है, आप POIO है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन प्लस PROI, तो भी आप क्या कहलाएंगे? NRI। देखो तो 2 तरीके का लिया है क्या? देखो इससे पता चलता है तुम इंडियन हो, बस ये है कि आजकल इंडिया में नहीं रह रहा, ये ना, और क्या। इंडियन प्लस इंडिया में नहीं रह रहे हो तो नॉन रेजिडेंट इंडियन। नहीं नॉन है ना, ये मेरी आदत बड़ी खराब है, मैं नॉन बोलता ही नहीं हूं कभी। तुम लोग भी नॉन बोलते रहते हो। एक दिन मैं ऐसे ही मीटिंग में था, टीचर्स मीटिंग में, तो ये आपकी SM वाली टीचर है ना, मैंने कुछ बोला नन, नन क्या, कौन नन? ने बोला नन, तो उन्हें नन नहीं सर नॉन होता है ना। ये क्या करते हैं? मैंने कहा दूसरा एजेंडा निकालिए। मुझे लगा मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो एकाएक मुझे याद आया कि नन नहीं नॉन। पता नहीं मैं नन बहुत बोलता हूँ, नॉन शायद ही बोलता हूँ, नहीं बोलता हूँ ना मैं, नॉन बोलता ही नहीं, पर अब मैं बोलूंगा कि नहीं नन नहीं चलेगा। नन कैसे चलेगा? NUN नन हो गया, NON तो हो गया नॉन, है ना। तुम लोग भी नन बोलने लगे हो क्या आजकल? गंदी आदतें मत सीखा करो मेरे से, हैं? अच्छी आदतें सीखो। क्या? हाँ, नॉनवेज को मैं नॉनवेज बोलता हूँ। हाँ, वहां तो नॉन बोलता हूँ, वहां बोलता हूँ नॉनवेज, वहां नॉन बोलता हूँ, बाकी हर जगह नन, है ना। चलिए जी, अब आइए अगला, ऑथोराइज पर्सन। अब सुनो ऑथोराइज पर्सन कौन है, इस पर ना शॉर्ट नोट, ये सब ऑथोराइज पर्सन के बारे में लिखा गया। देखने रहो, मेन हेडिंग ये सब हेडिंग चल रहा है उसका। चलो अब सुनो जरा ध्यान से क्या क्या कहानी है। देखो ऑथोराइज्ड पर्सन वो है जिसको सरकार के तरफ से ऑथोराइज किया गया है कि तुम फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकते हो। समझ में आ गया? अब ये कौन कौन लोग होते हैं सो लिख लो। पहले ऑथोराइज डीलर। ऑथोराइज डीलर का मतलब लिख लो ऑल बैंक्स, ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक लिख लो,
ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक रजिस्टर्ड विथ आरबीआई, ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक रजिस्टर्ड विथ आरबीआई, ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक रजिस्टर्ड विथ आरबीआई। जितने भी बैंक है ना ये सब क्या माने जाते हैं, ऑथराइज्ड डीलर, है ना। सेकेंड, मनी चेंजर। मनी चेंजर किसी के पास बुक है, मैंने लिखवाया हुआ पीछे। मनी चेंजर तो दो तरीके का होता है, नहीं है किसी के पास? फिर बोलो वहीं से बता दो। मनी चेंजर बताओ तो कितने तरीके का? रेस्ट्रिक्टेड और फुल फ्लेज्ड। फुल फ्लेज्ड बताओ, रेस्ट्रिक्टेड का स्पेलिंग, वो एग्जाम्पल है। अच्छा, कैन ओनली बाय द फॉरेन एक्सचेंज, फॉर एग्जाम्पल 5 स्टार होटल्स और ट्रैवल एजेंसीज, ठीक है, ट्रैवल एजेंसीज। फुल फ्लेज्ड कैन बाय भी एंड सेल भी द फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एयरपोर्ट अथॉरिटीज। चलो जल्दी उतारो फिर समझाता हूं क्या है। अब एसएम खत्म होने के बाद कॉमर्शियल लॉ स्टार्ट करोगे क्या तुम लोग? सॉरी, बिजनेस लॉ। कॉमर्शियल लॉ तो मैं पढ़ाता हूं। फॉर एग्जाम्पल एयरपोर्ट अथॉरिटीज, फॉर एग्जाम्पल एयरपोर्ट अथॉरिटीज, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है। चलो हटाओ क्या? तो मनी चेंजर दो तरीके के होते हैं, जल्दी बताओ। जो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, क्या वो आपसे फॉरेन एक्सचेंज दोनों कर सकते हैं? नहीं, वो सिर्फ बाई कर सकते हैं। बाई मतलब डॉलर तुमसे खरीदेगा और उसके बदले इंडियन रुपीज दे देगा, बस इतना ही। वो फॉरेन एक्सचेंज आपको बेच नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल 5 स्टार होटल में जाइए, डॉलर दीजिए, उसके बदले इंडियन रुपीज दे देगा, इंडिया में घूमिए। और ट्रैवल एजेंसीज में भी अगर आप जाएंगे तो एग्जैक्टली वो आपको क्या करेंगे, जैसे आप बाहर से घूम के आए और कुछ डॉलर बचा के लाए तो डॉलर तुमसे ले लेगा, उसके बदले इंडियन रुपीज दे देगा। तो सिर्फ बाई कर सकते हैं, है ना, सेल नहीं कर सकते। लेकिन जो फुल फ्लेज है वो एग्जैक्टली बाई भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, है ना। जैसे आप इंडियन रुपीज दोगे तो डॉलर दे देगा आपको, तो ये क्या हो गया, सेल करना। और आप डॉलर दोगे तो इंडियन रुपीज दे देगा, तो क्या हो गया, बाई करना। अब एयरपोर्ट पर तो दोनों मिलेगा। अब जैसे यहां से जा रहे हैं यूएसए, तो 5 लाख रुपया दिए, 5 लाख के बदले क्या दे दिया, डॉलर लेके चले गए। फिर वहां से आए, कुछ डॉलर बचा के लाए तो डॉलर दे दिए, उसके बदले इंडियन रुपीज ले लिए, है ना। तो मनी चेंजर्स को क्या बोलते हैं, मनी चेंजर्स। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट लिखो। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट का मतलब द बैंक यूनिट या द ब्रांच ऑफ अ बैंक। देखो, द ब्रांच ऑफ अ बैंक विच इज सिचुएटेड in SEZ area. The branch of any bank which is situated in SEZ area. आप जानते हैं SEZ पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। SEZ क्या माना जाता है, फॉरेन टेरिटरी माना जाता है ना। और एनी अदर पर्सन। तो जल्दी बताओ, सब मिला के कितने हो गए, 4। ठीक लो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब यहां से लिखना फंक्शन, ये सब क्या दिखा रहा है, फंक्शन ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन। अच्छा बताओ, तो वो डील कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज को, बताओ। अच्छा, ये कौन कौन लोग कर सकता है, चारों कर सकता है या कुछ, बताओ तो कौन कौन। मैं पिछली बार लिखवाया होगा। एक तो पहला ऑथराइज्ड डीलर, यहां पे लिखो ऑथराइज्ड डीलर, यहां पे लिखो ऑथराइज्ड डीलर, ऑथराइज्ड डीलर और ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, ऑथराइज्ड डीलर और ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। याद रखिएगा, 4 में से 2 ये काम कर सकता है, डील कर सकता है, ठीक। टू रिसीव एनी पेमेंट बाय ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इन एनी नेम। बताओ ये कौन कर सकता है, चारों कर सकता है या बैंक वाला सब कर सकता है?
ये तुम्हारा ऑथराइज डीलर कर सकता है, और ऑफशोर बैंकिंग यूनिट भी तो बैंक ही होता है। अच्छा, अकाउंट खोलना, कौन कौन सा अकाउंट, नॉर्मल अकाउंट की फॉरेन करेंसी अकाउंट, ये तो कौन कर पाएगा, ऑथराइज्ड डीलर। टू सेल और परचेज, ये तो सब कर सकता है, ऑल द थ्री मतलब ऐसे तो गिनती में 4 है हमारे पास, पर चौथे में तो नाम है ही नहीं ना, वो तो एनी अदर पर्सन लिखा हुआ ना। और टू सेल और फॉरेन एक्सचेंज फॉर परमिशेबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, ये भी देखा जाए तो क्या है एग्जैक्टली, ऑल द ऑथराइज्ड है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है ना, ऑथराइज्ड डीलर होगा सिर्फ, ऑथराइज्ड डीलर। चलो हो गया, तो जल्दी बताओ ऑथराइज्ड पर्सन कितने सब मिला के, 4 लोग मिलके कितने काम कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। अच्छा, पांचों चारों कर सकता है या अलग अलग है, कुछ को अलाउड है कुछ को अलाउड नहीं है। चलिए, ये सारे के सारे जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है किसके हाथ में आता है, आरबीआई। तो आरबीआई जब चाहे इनको डायरेक्शन इशू कर सकता है, बोलो बोलो, इनको जब चाहे वो क्या कर सकता है, डायरेक्शन इशू कर सकता है, क्योंकि ये किसके अंदर आते हैं, आरबीआई के अंदर आते हैं। अच्छा, क्या ये इंस्पेक्शन करवा सकता है इनका, इंस्पेक्शन का मतलब ऑडिट, मतलब आरबीआई को लग रहा है कि ठीक से फेमा कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है यहाँ पे, तो क्या वो अपने ऑफिसर्स को भेज के या ऑडिटर को भेज के क्या छापा मरवा सकता है और ऑडिट करवा सकता है। याद रखिएगा, आरबीआई के पास पावर है, आराम से क्या कर सकता है, वो आपका ऑडिट करवा सकता है, और उसके बाद उसको जो भी लगता है वो ऑर्डर पास कर देगा। ठीक, अब डेफिनेशन आ रहा है करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, इसको छोड़ दो अभी। करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन से जुड़ा हुआ जब हम पढ़ेंगे चैप्टर, तब पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, कि डेफिनेशन पढ़ लेंगे तुरंत उससे जुड़ा हुआ प्रोविजन भी पढ़ लेंगे। तो अगली क्लास में आ जाएगा ये, तो अगली क्लास में मुझे टाइम चाहिए होगा, अभी 1.5 घंटे में नहीं होगा ये, है ना। टाइम टेबल थोड़ा सा ना मुझे लगता है वो सख्त बन गया है ना। हम ब्रेक को कंसीडर ही नहीं किया गया है उस टाइम टेबल में ना, मेरे वाले टाइम टेबल में ब्रेक को कहां कंसीडर किया, 11 से 2 है, 2 से सीधा 4 लिखा हुआ है, मतलब ये तो मुझे समझा कि ब्रेक की जरूरत ही नहीं है। आइए, अपीलेट ट्राइब्यूनल। अच्छा, पूरे फेमा के अंदर कभी भी मैं बोलूं अपीलेट ट्राइब्यूनल तो उसका मतलब ये, अपीलेट ट्राइब्यूनल फॉर फॉरेन एक्सचेंज, जो किसके खिलाफ अपील सुनता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज एंड स्पेशल डायरेक्टर। बस ये छोटा सा इंट्रो था जो हो गया खत्म, पर इसमें अब परेशानी ये होगा तुम लोग के लिए कि हर दिन तुमको सब कुछ याद रहना चाहिए, नहीं समझे, अगर याद नहीं रहा तो मुश्किल हो जाएगा। और फुल डे वाले में फायदा क्या होता है, उसी दिन में सब कुछ रहता है तो आदमी भूलता ही नहीं। इसमें ना, इसमें किसी, अच्छा इसमें एक और दिक्कत, किसी का क्लास छूटा कहीं तो भी गया, है ना। तो चलिए, आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलूंगा अगली क्लास में, और जब तक मैं ना मिलूं दुआ में याद रखना, खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार, है ना।